नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी नेट इतिहास विषय में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तरों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम दिसंबर 2015 के प्रथम 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जानते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, एक पेपर में हमारा पूरे इतिहास का रिवीजन हो जाता है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पेपर 2 यानी कि इतिहास और जो यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी माध्यम में, उनकी अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में एकदम आसान शब्दों में, आसान वाक्यों में आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। तो आपको बताओ कि भारत में जो सबसे प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है वो बिलसुरगाम से मिला है। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है। तो दक्षिण एशिया में प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण बलूचिस्तान से मिला है। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। आपको बताओ ये सारे हड़प्पा कालीन स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा में था और है भी, और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो सिंध और पाकिस्तान। तो राखीगढ़ी मध्य शहर था, बिल्कुल सही कथन है। हड़प्पा से समाधान एच संस्कृति, ये जो समाधान एच वाली बात है हड़प्पा से मिला है, बिल्कुल। आपको बताओ कि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और यही स्थल जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोलते हैं या सरस्वती नदी सभ्यता बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो इसको हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम है, सबसे उचित नाम है, इसलिए क्योंकि ये प्रचलन रहा है कि जो भी सभ्यता खोजी जाती है उसमें जो सबसे पहला स्थल जहाँ से मिलता है उस सभ्यता का, उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता लोग बोलते हैं, लेकिन इसका पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे उचित नाम है। तो यहाँ से समाधान एच संस्कृति के भी मतलब कि साक्ष्य मिले हैं, समाधान एच के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से बोल रहा है समाधान R37 के। तो मोहनजोदड़ो से नहीं बल्कि हड़प्पा से ही समाधान एच और समाधान R37 दोनों के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान मिला है, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ हमारा मोहनजोदड़ो वाला विकल्प है वो गलत हो जाएगा, यानी कि वही सुमेलित नहीं है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हड़प्पाई स्थल और उससे जो पुरातात्विक अवशेष मिला है उसको आप सुमेलित कीजिए। तो आपको बताओ कि इसमें वही स्थल सब नाम दिया है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दिया है। तो मोहनजोदड़ो मैंने बताया आपको ये सिंध यानी पाकिस्तान में था, और ये हड़प्पा जो है सो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। लोथल गुजरात भारत, बनावली का हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो से ये मतलब कि पुरातात्विक अवशेष मिले उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, यानी कि मोहनजोदड़ो का विकल्प 2 हो जाएगा, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी। फिर अगला स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा से कांस्य रथ मिले हैं। आप तो एक बात जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति क्या थी, ये कांस्य संस्कृति थी। तो तांबा और टीना को मिला के एक मिश्र धातु बनता है जिसे हम कांसा बोलते हैं। फिर अगला है लोथल गुजरात का स्थल, यहाँ से हाथी दांत के स्केल मिले हैं। अब एक विकल्प बच गया बनावली, तो यहाँ से पकी मिट्टी का हल मिला है। तो इस हिसाब से इसका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां नंबर जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगज कुई अभिलेख में है? तो एशिया माइनर के बोगज कुई अभिलेख में ये इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण का उल्लेख है।
आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि यह 1400 ईस्वी पूर्व का यानी 1400 BC का अभिलेख है। यह एशिया माइनर के बोगजकई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें हित्ती राजा सुबीवलिम और मितन्नी राजा मति उज्जा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। अब हम बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भारत में कहाँ पर भोजपत्र यानी कि भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो ये जो साक्ष्य है ये श्रृंगवेरपुर से मिला है। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? तो आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये यजुर्वेद का पाठ है। इसके बारे में यजुर्वेद के बारे में थोड़ा बताऊं कि यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न कराने वाले मंत्रों का उल्लेख है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अथर्वयु नामक पुरोहित करता था। यह गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद्य को यजुस कहा गया है। यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कान्व और माध्याह्न दिन, और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायनी, कठ और कपिस्टल। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इन्हीं की संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजस्नेय के पुत्र याज्ञवल्क्य वाजस्नेय इसके दृष्टा थे। इसमें कुल 40 अध्याय है। तो इसमें जो होगा कि निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? तो होगा वाजस्नेयी संहिता। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? तो आपको बताओ कि मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। इनके जो ग्रंथ लिखी गई है, इनकी जो रचना है इंडिका, इसके उद्धरण एरियन, स्ट्रेबो और प्लिनी की रचनाओं में मिलते हैं। बहुत बार ये यूजीसी नेट परीक्षा में यूजीसी नेट एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इंडिका के उद्धरण एरियन, स्ट्रेबो और प्लिनी के रचनाओं में मिलता है। और स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। दक्षिण भारत में पांड्य राज्य की स्थापना हेराक्लीज की पुत्री पंडैया ने की थी और यह मातृसत्तात्मक समाज था तथा यह क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि ये वर्णन किसने किया? मेगास्थनीज ने किया है। तो किस राज्य के बारे में उल्लेख किया? दक्षिण भारत के पांड्य राज्य के बारे में। और बताओ कि इसने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा था मेगास्थनीज ने, जो कि पिछले साल मतलब कि ये दिसंबर वाले में भी पूछा था, दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में भी पूछा था कि नगरीय प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी थे। ये मेगास्थनीज ने वर्णन किया। एक है एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई जो था कृषि सिंचाई से संबंधित और सड़क निर्माण से जुड़ा था। और एक था एरिस्टोनोमोई, ये उद्योग व्यापार पर नियंत्रण एवं कर वसूली तथा विदेशियों की देखभाल करता था। ठीक है, एग्रोनोमोई समझ गए, कृषि सिंचाई से संबंधित और सड़क निर्माण। और एरिस्टोनोमोई, एग्रोनोमोई से प्रश्न पूछा था पिछले साल। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? तो ये पूजा स्थल सिरकप में खोजा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष था? तो आपको बताओ कि संगम तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन था, जो संभवतः किसी सामंत या राजा के आश्रय में आयोजित होता था। तीनों संगम मान्यताओं के अनुसार 9,990 वर्ष तक चलते रहे। 8,598 कवि और 197 पांड्य राजा का संपोषण मिला। और अब दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम मदुरई में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में, द्वितीय संगम कपाटपुरम या अलेवाई में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में, और तृतीय संगम मदुरई में नक्कीरर। ये जो प्रश्न है हमारा तृतीय संगम का अध्यक्ष, तो नक्कीरर इसके
अध्यक्ष थे। और एक दो लाइन बता दूं कि यह साहित्य 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच संकलित हुआ, परंतु कुछ भाग बहुत पुराने, कम से कम 2nd सेंचुरी BC के प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया था? तो हिंद यवन शासक मिनांडर ने भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के का प्रचलन किया था। वैसे UGC ने इसका उत्तर ये डी कर्दमक शक माना है, लेकिन इसका उत्तर मिनांडर हिंद यवन होगा। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ से कहाँ तक है? मतलब चंद्रगुप्त प्रथम से बुधगुप्त तक, चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से कुमारगुप्त तृतीय, या चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त। तो आपको बताऊं कि बयाना ये राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है। ऐसी जगह है यह जहाँ से बड़ी संख्या में गुप्त सिक्कों की प्राप्ति हुई, बड़ी संख्या में, सोच सकते हैं। सिक्कों का सिलसिला चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक के काल तक चलता रहा। कहाँ से? चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त, यानी कि विकल्प 3। एक सेकंड विकल्प यहाँ पे होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक, यानी कि विकल्प 2 इसका सही जवाब होगा। और बताओ कि आश्चर्य, ये जो मतलब कि आपको मैंने बताया कि बयाना कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, और चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक के सिक्के यहाँ से मिले हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि समुद्रगुप्त, ये जो स्कंदगुप्त है, ये स्कंदगुप्त के काल का केवल एक सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के यहाँ से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बयाना निधि आप समझ गए, इसका विकल्प 2 सही जवाब होगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर, यानी कि हमारा 13 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? तो मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है। डिटेल में अगर हम जाए तो पाते हैं कि मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था। इसका एक नाम दसपुर भी मिलता है। यह लेख प्रशस्ति यानी प्रशंसा के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्ट ने की। इसी में उल्लिखित है कि रेशम उद्योगों के ह्रास के कारण बुनकरों की एक श्रेणी दक्षिणी गुजरात से पलायन कर मंदसौर में बस गई थी। इसी श्रेणी द्वारा मंदसौर या दसपुर में सूर्य मंदिर के निर्माण का मतलब इनको श्रेय प्राप्त है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के नहीं जारी किए? तो पल्लव राजवंश ने अपने सिक्के नहीं जारी किए थे। इसका संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अंतिम शासक अपराजित था। इस वंश ने अपने सिक्के नहीं जारी किए थे, जबकि चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोल जो भी वंश थे वो सब अपने सिक्के जारी किए थे। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? महेंद्र, नीलराज, विष्णुगुप्त और उग्रसेन। इसमें कह रहा है कांची का कौन सा शासक समकालीन था? तो कांची का समकालीन था आपका विष्णुगुप्त। लेकिन ये जो हमारा प्रश्न है और इसमें जो बाकी विकल्प है ये सारे भी समकालीन थे, लेकिन ये सब कांची के नहीं थे, अन्य अन्य राज्यों के थे। आपको थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल दे दूं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। वह ब्राह्मी लिपि में लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था, जहाँ इसे इलाहाबाद किले में लाया गया। इसकी भाषा संस्कृत है। इसे समुद्रगुप्त के कुमारमात्य एवं संधि विग्रह हरिसेन नामक कवि ने 350 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया। हरिसेन महादंड नायक ध्रुव भूति का पुत्र था। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं तथा 20वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए दक्षिणापथ के 12 राजाओं के नाम दिए गए हैं। कौशल का महेंद्र, जो कि इसमें है पहला विकल्प, कौशल का महेंद्र। उसके बाद उसमें था महाकांतर का व्याघ्रराज, कौशल का मंटराज, कौरल का, और पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कुट्टूर का स्वामीदत्त और एंडरवल का दमन। और ये जो तीसरा विकल्प है कांची का विष्णुगुप्त, और ये जो दूसरा विकल्प है नीलराज, ये अवमुक्त का नीलराज था।
वेंगी का हस्ती वर्मा और पल्लक का अग्रसेन या उग्रसेन था, जो कि चौथा विकल्प है। देवराष्ट्र का कुबेर और कुरस्थपुल का धनंजय। तो ये 12 राजा थे, इनका वर्णन है। इन सब राज्यों को जीतकर इनके साथ सर्वकर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई, अर्थात उपहार व कर प्राप्त कर उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया जाए, क्योंकि इतने सारे राज्यों पर शासन करना बड़ा ही मुश्किल काम था। इसलिए उनको करद राज्य बना लिया गया कि भाई तुम मेरे अंदर में रहो, मेरे अंदर में शासन करो, है हो तुम राजनीतिक रूप से मेरे अंदर में, लेकिन तुम स्वतंत्र रूप से अपना क्षेत्र में शासन करो, पर तुम पर एक ऊपर वाली सत्ता है जो कि मेरा है, यानी कि समुद्रगुप्त महाशय का है। तो कांची का कौन सा समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो वो विष्णुगुप्त था और बाकी लोग भी समकालीन ही थे। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से चोल देश में कौन सा स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो चोलों की राजधानी व सत्ता का केंद्र उरैयूर था। यह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक करिकल था। इसने 100 ईस्वी के लगभग शासन किया था। इसने पुहार की स्थापना की तथा कावेरी नदी पर 100 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। उरैयूर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य करने के लिए जाना जाता है? तो ये क्षेमेंद्र साहब है, जिनका जन्म लगभग 990 ईस्वी में, मृत्यु 1070 ईस्वी में हुआ था। ये कश्मीर के महाकवि थे। ये संस्कृत के विद्वान तथा प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। क्षेमेंद्र ने प्रसिद्ध आलोचक तथा तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान अभिनव गुप्त से साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया था। क्षेमेंद्र संस्कृत में परिहास कथा के धनी थे। संस्कृत में उनकी जोर का दूसरा सिद्धहस्त परिहास कथा लेखक संभवतः और कोई नहीं। परिहास मतलब हास्य परिहास, व्यंग्य। इनके ग्रंथ है समय मातृका, रामायण मंजरी, भारत मंजरी और वृहत कथा मंजरी। पर ये जो व्यंग्य की बात है, व्यंग्य से रिलेटेड इनका ग्रंथ है कला विलास, समय मातृका, नर्ममाला और देशोपदेश। ये चारों इनके व्यंग्य से संबंधित ग्रंथ है। नोट कर लीजिएगा, कला विलास, समय मातृका, नर्ममाला, देशोपदेश। अब हमारा इसमें क्षेमेंद्र उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाटे मुहम्मदी को किसने संकलित किया? तो ये बरनी साहब ने संकलित किया था। जियाउद्दीन बरनी बड़े ही प्रसिद्ध हैं अपने अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्यों के लिए। आप बराबर पढ़ने को जो हमको मिल जाता है। आपको बताओ कि बरनी ने ये जो नाटे मुहम्मदी किताब है, ये 70 वर्ष की उम्र में लिखी थी, जब वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। बरनी ने इसमें 4 इमामों अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम साफ़ी, इमाम हम्बल के योगदान की सराहना की है। पैगंबर मोहम्मद के तारीफ़ में लिखी गई यह पुस्तक है। इसके अलावा बरनी तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवा ए जहादीरी भी लिखा है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही में कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है। फतवा ए जहादीरी में मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन है, पर ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही में किसके काल से कहाँ तक के काल का वर्णन है, ये आपके लिए सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में 18 नंबर प्रश्न लिख के या ये लिखिएगा कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही में यहाँ से यहाँ तक के शासक का वर्णन है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। बरबक, वकीलेदर, सरे जानदार, केवानी, तो ये सब सल्तनतकालीन प्रशासनिक अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। तो जो बरबक होता था ये प्रबंधक होता था, मैनेजर, और वकील दर जो होता था ये शाही महल के प्रमुख प्रभारी होते थे, और सरे जानदार जो होता था ये अंगरक्षकों का मुखिया होता था। और एक बच गया केवानी, यानी कि खौमे ढोने वाला। तो इसका इस हिसाब से विकल्प बी सही होगा। और 1-2 और बता दूं एक्स्ट्रा में कि एक था मजमू अदार, उधार दिए गए धन का हिसाब करने वाला। एक था अमीरे बहर, जलमार्ग की देखभाल करने वाला। एक था बर्बर, दरबार की कार्यवाही का संचालक। तो 19 नंबर प्रश्न का विकल्प बी सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणाली या प्रणालियाँ तुरंत समाप्त नहीं हो गई, बल्कि वे कायम रही, हालांकि उसके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बिल्कुल वही प्रणाली बहुत हद तक कायम रही थी, बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो ये तुरंत समाप्त नहीं हुआ था। ये कथन बिल्कुल सही है। उपद्रवी क्षेत्रों को मावास कहा जाता था, बिल्कुल सही। भू राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी, जिसे बाद में कानकूत कहा गया, कनकूत। तो ये भी कथन सही है। चौथा हमारा विकल्प जो है कि दो इतिहासकार बर्नी और याहया मोहम्मद तुगलक की कृषि कर में वृद्धि के पैमाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। याहया कहता है कृषकों पर नया अतिरिक्त कर अहबाब लगाया गया, और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे और सख्ती से वसूले जाते थे। ये कथन असत्य है। तो डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित उद्धरण के लेखक कौन है? यह हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नज़दीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य तथा यूरोप एवं जापान के दूसरे राज्यों जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों के बीच का फर्क इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए उपयोगी ढांचा नहीं दे पाती। तो ये जो कथन है, इस उद्धरण के लेखक है बर्टन स्टाइन। नीचे अंश को पढ़े। मैंने मानसिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत है, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मानसिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ है। ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किए थे? तो ये जो विचार व्यक्त किए थे, ये हमारे बाबर साहब ने यह विचार व्यक्त किए थे। यानी कि इसका विकल्प 22 नंबर जो हमारा प्रश्न है, यह बाबर हो जाएगा, यानी विकल्प 1, 22 का विकल्प 1। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिसका काल है 1626 से 72 के शासन के आरंभिक 19 वर्षों का इतिहास बयान करता है, जो कुतुब शाही के दरबार के रोजन माचे की तरह उस समय के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन पर प्रकाश डालता है? तो ये जो हमारा प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जा निजामुद्दीन अहमद का हकीकत उस सलातीन। आपको बताएं कि मिर्जा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा रचित हकीकत उस सलातीन के माध्यम से अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन के आरंभिक 19 वर्षों का इतिहास बयान होता है। फिर हम अगला प्रश्न देखें। 24 नंबर प्रश्न है, मुगल के ज़माने में बादशाह तोहफे देने के लिए 2 प्रचलित तरीके थे, पेशकश और नज्र। औरंगजेब ने इस शब्दावली को नई सिरे से परिभाषित किया। तो इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, ये हमसे पूछ रहा है। नकद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नज्र कहा जाए। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी कि नकद के रूप में जो भी पेशकश दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? नज्र कहा जाता था। ये क्या कहा जाता था? नज्र कहा जाता था। और राजकुमारों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को नियाज कहा जाता था। अमीरों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को निसार कहा जाता था। और कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दान में दिए जाने वाले तोहफे को नज्र कहा जाए। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। नज्र किसे कहा गया? नकद के रूप में दी जाने वाले हर पेशकश को नज्र कहा गया। तो यानी कि 4th नंबर विकल्प सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। मुगलों के ज़माने में विकसित हुई तकनीकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे, वह बिना बहुचक्रीय करघों की सहायता से तैयार किए जाते थे। बिल्कुल सही है। समुद्री यात्राओं पर जाने वाली नौकाओं में एस्ट्रोलेब के अलावा और कोई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था। यह भी कथन सही है। मुगलों के महान स्मारकों, 1 मिनट पहले विकल्प डी देखते हैं। यहाँ तक कि मशीनी काम करने के लिए सही खाँचों वाले पेच नहीं बनाए जाते थे। यह भी कथन सही है, क्योंकि मामूली से पेच व स्प्रिंग की अनुपस्थिति के कारण भारतीय मशीनों का निर्माण कठिन था। ये बात सतीश चंद्रा ने लिखा है। तीसरा विकल्प जो है, मुगलों के महान स्मारकों का निर्माण एक
पहिया ठेला गाड़ियों जैसे प्रारंभिक उपकरणों की मदद से किया गया था। ये कथन गलत है, यानी कि यही 3 नंबर हमारा सही जवाब होगा। आपको मुगल काल में विकसित हुई ये तकनीकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बताएं कि अकबर के अधीन विकसित अनेक बंदूक के नालियों को एक साथ साफ करने की विधि, यानी कि अकबर के काल में बंदूकों के नालियों के साफ करने की विधि मिली। और फिर चलती गाड़ी से अनाज पीसने का भी काम यही हुआ। और मामूली सी पेच व स्प्रिंग की अनुपस्थिति के कारण भारतीय मशीनों का निर्माण कठिन था। औरंगजेब के सबसे बड़े जहाज गंज ए सिवाई में 80 तोपें और 400 बंदूकें थी। यानी कि ये हमें उस समय के नौसेना के विकास की बातें करता है। लेकिन आपको बताओ कि मुग़लों की नौसेना विकास करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया, पर ये अंग्रेज़ों या दूसरे किसी भी देश के मुकाबले बिल्कुल ही जीरो था, शून्य था, कोई काम का नहीं था। तो 25 नंबर प्रश्न था, इसका विकल्प 3 हमारा गलत था। आपको इस तरह से हमारा ये वीडियो आज इसका पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 पे उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना पेपर 2 पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जेआरएफ के लिए पेपर 1 में कम से कम 30 से 40 प्रश्नों का 50 में सही करना एकदम ज़रूरी है। तो आप पेपर 1 के अगर हिंदी भाषा से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे उसके ढेरों वीडियो मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और नंबर सीरीज, पीपुल एंड एनवायरनमेंट, सारे टॉपिक पे आसान भाषा में वीडियो मिल जाए। खासकर हमने अनुसंधान अभिक्षमता का जो 7 पार्ट में वीडियो बनाया है, एकदम आसान हिंदी भाषा में, एकदम क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और साथ ही में पेपर 2 इतिहास में अन्य वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का एक बड़ा संग्रह, करीब 300, 400, 500 प्रश्न एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पर सबका कलेक्शन है प्रीवियस ईयर सीरीज में। तो उसको जाके ज़रूर देखें, वहाँ आपको पूरे इतिहास का रिवीजन हो जाता है। और अभी जो आपका समय है उसका सदुपयोग करें। एग्ज़ाम का डेट बढ़ना तो अब तय है, 1-2 महीने समय मिलेंगे। तो इतने जो समय मिलता है इसमें अपना जेआरएफ जरूर सुनिश्चित कर ले अपने प्रिपरेशन से, और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर पढ़ाई करें। सफलता तय है और जेआरएफ तय है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और इतनी ज़ोर से सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाए कि आवाज़ हमारे कानों तक यहाँ तक आए। और जो लोग उसके बाद फिर आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास के सारे वीडियो आपके अपने हिंदी भाषा में एकदम आसान वाक्यों में तुरंत आपके पास पहुंच पाए। तो अपने प्रसिद्ध नारे के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब की बार जेआरएफ परिवार, धन्यवाद।